Hey everyone, welcome back to the new lecture of chapter number 5 fundamental unit of life। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो बेसिकली बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया, प्रोटोप्लाज्म पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कर लिया था। प्रोटोप्लास्ट अगर देखें तो प्रोटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वो कर लिया, और प्रोटोप्लास्ट का दूसरा पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने वो भी कर लिया। ठीक है, तो सेल वॉल वगैरह मतलब सारे बाहरी चीज़ें हो गई हैं, और अंदर के जो दो मेन महारथी हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस वो भी हो चुका है। अब बस बचते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। ठीक है, सो सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। जो मैं प्रोकैरियोट्स सेल, आपको ध्यान है ना बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल, इनका आउटर मेम्ब्रेन, देन अंदर में एक ही इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सॉरी नहीं, क्रोमोसोम ऐसे स्प्रेडेड रहता है, एक फ्लैजेला ऐसे आ रहा होता है ना। और इसका जैसे इसके अंदर भी मेन चीज़ है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजेला हो गया, ये एक ही डीएनए होता है। अच्छा, इसको ना न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, बट सिंस द डीएनए इज स्कैटर्ड, नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट बट बेसिकली स्प्रेडेड इन बिटवीन सेंटर में, जो इनका डीएनए या क्रोमोसोम है वो ऐसे सिंगल है और ऐसे स्प्रेडेड होता है, तो उस एरिया को ना न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। यानी कि दे डोंट हैव एनी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओपन डीएनए क्रोमोसोम है, तो जिस एरिया में, जिस रीजन में वो क्रोमोसोम फैला है ना, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये मैंने शायद पहले नहीं बताया, अभी ध्यान रखना। ओके, और ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये हैं इनके राइबोसोम्स। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, आपको ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ देखने मिलेंगे? यूकैरियोट्स में। सबसे मेन फीचर न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है। ओके, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। तो अब इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो अपना आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी apparatus, और क्या देखेंगे? गोल्गी गोल्गी गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं इनको ले रही हूँ और आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस वाले, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। इसमें न्यूक्लियस का भी आपको याद हो तो डबल मेम्ब्रेनस था। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं ले रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेनस है, देखो कुछ यूं, और इसके जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसके अंदर का पार्ट बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा यूं। ठीक है,
और यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। मैं सिर्फ एक जगह बना रही हूँ, आप फिर सब जगह इमेजिन कर लेना। ये वो लोकेशन है जहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका मेन काम है एनर्जी प्रोडक्शन। तो कैसे करता है? तो ये इसका है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला जो ब्लू वाला है दिस इज इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्रिस्टे भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े फोल्ड्स में ऐसे ऐसे करके फोल्डेड है ना, तो इसको हम क्रिस्टे भी कहते हैं। और फिर इसका जो ये अंदर का खाली पार्ट है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ग्राउंड स्पेस मतलब ज़मीन, ठीक है, मैट्रिक्स इसका हो गया। तो ये होते हैं और इसको, ये जो है ना, इनको कहा जाता है ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर एनर्जी रिलीज करा जाता है ना, इसीलिए इसको ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने मिलेगा। और सिंस ये पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी in the form of ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो इस ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो आपको वहाँ पर जो मैंने बताया है ऑक्सीजोम्स जो वो लोकेटेड होते हैं वहाँ पर, ठीक है, उसको एनर्जी प्रोडक्शन में वही उसी जगह पे काम में लेते हैं और एनर्जी वहीं पे उसी अंदर वाले उस पे प्रॉपरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑक्सीजोम्स जो बोलते हैं। तो अंदर वाला वही, मतलब इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ सरफेस एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो भी इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन रिलेटेड वो होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो सब वहाँ होते हैं। सारे एंजाइम्स वगैरह सब वहाँ हैं जो कि ये रिएक्शन करवाते हैं एंड अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फीचर है, इट कंटेन्स इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में इसका खुद का DNA है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है, जो भी इसके अपने खुद के फीचर हैं, वो इसके पास इसका खुद का DNA है जो ये फीचर इसको देता है। और इसके पास में खुद के राइबोसोम्स भी हैं। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल जो होते हैं, तो इनका काम है प्रोटीन बनाना, विच मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना उसको जो चाहिए ना चीज़ें, बेसिकली इसको जो चीज़ें चाहिए वो इसके पास खुद हैं। इसको सेल के लिए पूरी तरीके से अपने आप को सेल के चीज़ों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंस इट हैज़ इट्स ओन मटीरियल इटसेल्फ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर? बिकॉज ऑफ दिस, कि इसके पास इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो सिंस खुद का DNA और राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन भी खुद बना रहा है, उसके जो भी फीचर्स हैं वो सब ये खुद मैनेज कर रहा है। हाँ, बस ये है कि सेमी मैनेज कर रहा है, यानी पूरी तरीके से ये अपने आप अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर पूरी तरीके से अकेला सर्वाइव कर जाता तो बेटा अकेला सेल ही बन जाता, फिर तो नहीं। इसीलिए आधा अधूरा खुद का काम, मतलब ऑलमोस्ट कर पा रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पा रहा, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड
खुद का प्रोटीन खुद ही बना रहा है, सब कर रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मैं ले रही हूँ, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट या फिर इसको मैं मेजर कैटेगरी पहले बता दूं आपको, जो प्लास्टिड्स हैं, दीज आर, पहले तो दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्लांट सेल में मिलेगा और कहीं नहीं। प्लांट सेल, यस। एंड ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे, इस पे कलरफुल वो होते हैं, यू नो, ऑरेंज, येलो, ऐसे करके कलरफुल कलर्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही कलर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड कलर्स टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये उसको फ्रूट और फ्लावर को कलर, जो भी ब्राइट कलर्स जो देखते हैं ना, इसकी वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। ये तीनों स्टोरेज का काम करते हैं। इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन। तो कलरलेस होते हैं तो बेचारे स्टोरेज का काम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले। अब प्लास्टिड्स भी बच्चों, जैसे मैंने कहा कि दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो थोड़ा डिटेल में मैं क्लोरोप्लास्ट को ले रही हूँ। जैसे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऐसे करके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक्चुअली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इट कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इट कंटेन्स chlorophyll that helps in photosynthesis। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस वाले, ये देखो इस तरीके से खूब ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो होता क्या है ये मैं आपको बताऊं। ये तो एक सिंगल जो सर्कल है उसको तो हम कहेंगे थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और इसका ये जो पूरा बंच है, ये पूरा बंच, उसको तो हम कहेंगे ग्रेना। ठीक है, यानी थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो पूरा बंच, जैसे एक 1 रुपी या 10 रुपी कॉइन ले लो, तो एक सिंगल 10 रुपी कॉइन जो हो गया वो हो गया आपका थाइलाकॉइड, और उसका इतना लंबा बंच बना लिया तो वो हो गया ग्रेना। यानी बहुत सारे थाइलाकॉइड को एक के ऊपर एक रख दो तो ग्रेना बन जाएगा। एंड दे आर कनेक्टेड, ये इसका जो खाली स्पेस होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, और ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ये इसके कुछ मेन लोकेशंस हैं जो मैंने आपको लेबलिंग करके दे दिए हैं, बट अल्टीमेटली आपको क्लोरोप्लास्ट के लिए याद रखना होगा कि इसके पास क्लोरोफिल होता है थाइलाकॉइड में, जहाँ से ये फोटोसिंथेसिस करवा पाता है। ठीक है, और बाकी ये जो लेबलिंग है, ये लेबलिंग देख लो
इतना समझ जाओगे मोर देन इनफ है, ठीक है। सो दिस इज द प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना। और अलग अलग प्लास्टिड के मैंने टाइप्स भी दे दिए हैं और ये इनके फर्दर टाइप्स हो गए। एक चीज़ जो कॉमन है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में वो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये तो है ही। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं लिख रही हूँ कि प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और आ जाए सिमिलैरिटी दोनों में अगर सिमिलैरिटी पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखना, एक तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दूसरा दोनों में खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हो गया है हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो अब मैं आती हूँ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पे। और इसमें देखो मैंने फंक्शंस लगे हाथ सबके बता दिए हैं, है ना। तो ऐसे कोई स्पेशली मैंने फंक्शन का कॉलम नहीं दिया है, जो जैसा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम फंक्शन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उठा रही हूँ मैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में सबसे पहला, देखो वी आर टेकिंग नाउ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, वो ऑर्गेनल्स जिनमें एक ही मेम्ब्रेन है। इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाते समय भी समझाया है कि जैसे सपोज ये एक सेल है, इसमें ये मान लो न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल है। अब तो आप समझ गए होंगे क्रोमैटिन मटेरियल क्या है। तो इसके बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल मेम्ब्रेन से सटा हुआ, बिल्कुल इस तरीके से देखो, यूं दिस वे ये प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल न्यूक्लियस से सटे हुए उसमें। और इनके ऊपर ये देखो, ये जो रेड वाला मैंने बनाया है, ये तो दिस इज, ये जो ब्लू वाला एरिया है दिस इज ऊपर वाला रफ ER लिख रही हूं मैं, ठीक है, RER यानी रफ, और ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इस पे कोई भी ऐसे डॉट्स नहीं है ना। और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, दिस रेड थिंग इज राइबोसोम्स, ठीक है। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर खूब सारे ऐसे राइबोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा रफ किचिर किचिर लुक देता है। तो ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इस दो तरह के होते हैं, एक रफ जिस पे राइबोसोम होता है और जिस पे राइबोसोम नहीं होता उसको स्मूथ बोलते हैं। अच्छा, ये बने किस चीज़ से होते हैं भाई? यहाँ से मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ। दे आर मेड अप ऑफ सिस्टर्ना, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, जैसे कि सिस्टर्ना थोड़ा सा ऐसा दिखता है, वो आप देख रहे हो, एक के बाद एक ऐसे चैनल्स के तौर पे, ठीक है। और वेसिकल्स जो होते हैं वो ऐसे 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 जगह जगह यूँ, ये वेसिकल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो जैसे कि यूँ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसे पाइपलाइन के जैसा, अलग अलग ऐसे करके ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो दीज थिंग्स मेक अप द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तभी देख रहे हो वैसा सा स्ट्रक्चर आता है।
तो इन्हीं 3 चीज़ों को मिला के वो बनता है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है बच्चों। फाइन, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो जो RER है ना, RER पे राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी कि प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। और SER जो है, मतलब ये RER का फंक्शन हो गया एक तरीके से, है ना। और SER क्या है? सिंथेसाइज लिपिड्स। तो ये लिपिड्स बनाता है। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स, फिर ये दोनों मिलके दे बोथ हेल्प इन synthesizing the membrane and is called as membrane biogenesis। आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स और प्रोटीन से ही मिलके मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। आपको ध्यान होगा, लिपिड का बाइलेयर और बीच में प्रोटीन्स। तो वो जो मॉडल है उसमें देखा था ना, लिपिड है और प्रोटीन है। तो ऑब्वियसली यहीं से लिपिड्स बन के जाते हैं वो सिंथेसाइज करने, यहीं से प्रोटीन बन के जाएंगे मेम्ब्रेन बनाने। तो इसी वजह से उनके मेम्ब्रेन सिंथेसिस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो ER इज हेल्पिंग इन दैट। तो एक तरीके से बच्चों फंक्शन साथ में हो रहा है, बिकॉज स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया कैसे है। हमेशा न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसके फंक्शंस भी यहाँ ऐड कर रही हूँ विद डिफरेंट कलर। तो SER सबसे पहले इट इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। क्योंकि कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है वो बाहर जाएगा तो एंडोप्लाज्मिक के थ्रू, और कोई भी चीज़ बाहर का अंदर है तो भी वो उसके थ्रू जाएगा। दूसरा, इट प्रोवाइड्स साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क for allowing various biochemical reactions। मतलब एक्चुअली ये वो सरफेस है जिस सरफेस से अलग अलग तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स दैट फ्रेमवर्क जहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो भी लाइव सेल के अंदर लिविंग रिएक्शंस चल रही होती हैं, तो ऐसे रिएक्शंस की जगह होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल तो है ही, सारा ट्रांसपोर्टेशन ये देख ही रहा है। और SER एक तो सिंथेसाइज लिपिड्स, उसके अलावा ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन। मतलब कुछ भी पॉइजन या टॉक्सिन्स, बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन्स वगैरह चला गया हो तो SER जो है वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब रिमूव करता है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। ठीक है, so these are the major functions of ER। okay, और इसके आगे हम ले रहे हैं गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज
गोल्गी बॉडीज तो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। और पहला पॉइंट। दूसरा, गोल्गी बॉडीज भी बने होते हैं सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स से, मतलब मेडअप ऑफ, इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्ना, वेसिकल्स भी मिल जाएंगे, ट्यूब्यूल्स भी मिल जाएंगे, इवन वैक्यूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। इनसे बने होते हैं, मतलब इनका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, देखना। देख रहे, ये सिस्टर्ने इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और वेसिकल्स ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इधर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स और यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स लगे रहते हैं, वैक्यूल्स, और ये सिस्टर्ना। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गोल्गी बॉडीज कहते हैं। इसका मेन काम है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स, जो बॉडी में काम आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट शुगर्स का सिंथेसाइज। सबसे मेन जो है, इसको लाइक मैं बड़ा वाला एरो दे रही हूँ, हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो शुगर्स होते हैं, तो वो उन शुगर्स को ये क्या करता है, बनाता है ना, मतलब मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और जो प्रोटीन्स राइबोसोम बना के देता है, ठीक है, वो भी ये यहाँ पर मॉडिफाई करता है। तो कुल मिला के मतलब शुगर जो बन के आते हैं जहाँ मतलब सेल में, उनको और बेहतर और कॉम्प्लेक्स बनाता है और मॉडिफाई कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक, ये हमेशा क्या है, एंडोप्लाज्मिक के बिल्कुल पास मिलेगा, ठीक है, ऑलवेज। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड है, फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ईआर के बिल्कुल पास मिलेगा, क्योंकि जो ईआर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ना, वो ईआर से लेके, देख रहे हो, प्रोटीन को वहाँ से लेके और मॉडिफाई, पैकेजिंग करता है, ये बेटर उसको बनाता है। मतलब वहाँ से तो रॉ प्रोटीन आया है, उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके, पैकेज करके, फिर आगे फर्दर उसको टारगेट जगहों पे ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक में कोई प्रोटीन बना राइबोसोम के थ्रू तो वो सीधा का सीधा चला गया हो सेल में कहीं और, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। पहले वो ईआर पे, राइबोसोम्स पे बनते हैं और बनने के बाद में फिर वो टारगेट जगहों पे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर ये और हेल्प करता है लाइसोसोम्स बनाने में। लाइसोसोम्स क्या है और इससे डिटेल आपको और जानना है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लाइसोसोम्स के डिटेल्स जानेंगे। अभी तो आप क्या करो, इन गोल्गी अपैरेटस का जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको समझो, और इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया उनको समझो, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारा समझाती हूँ, ठीक है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।